अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली विद अमीर अब्बास। कई मामलात हैं जो पेचीदा और गंभीर होते जा रहे हैं, कई मामलात हैं जो शायद वाज़े होते जा रहे हैं। सियासी सूरत हाल और सियासी उफक पर बहुत सी चीज़ें अब रूनुमा हो रही हैं, वाज़े होती जा रही हैं। पार्टियों पर पार्टियाँ तो बनी रही थी, लेकिन अब PDM जब जब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मामलात करीब जाते हैं, और जब भी होता है, कोई पहली बात नहीं है, को बड़ा इत्तेहाद हो जिसमें 13, 12, 11 इस तरह ज़्यादा बड़ी जमातें हों, जैसे ये भी 13 जमाती इत्तेहाद है PDM। तो जब इलेक्शन करीब आते हैं तो सबको अपना अपना एजेंडा आवाम के सामने पेश करना होता है। उसी एजेंडे के तनाजुर में, या कहें उसी एजेंडे की अम्ब्रेला में, उस पार्टी को वो वोट हासिल करने होते हैं। मौलाना फजल रहमान जो इस वक्त किसी भी हुकूमती ओहदे पर अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन PDM इत्तेहाद के वो सरबराह हैं और बड़ी अहम पोजीशन पर मौजूद है। और ये अब से नहीं है, बहुत पहले से है कि जहाँ भी इत्तेहाद बनते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब एक अहम पोजीशन पर वहाँ मौजूद होते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और जरदारी साहब, इन दोनों की मुलाकातें, और पीपल्स पार्टी और नून लीग के पूरे वफ्द की आपस की दुबई की मुलाकातें, गुज़िश्ता रोज़ भी इस पर बात की, लेकिन इस पर डेवलपमेंट हुई है। नाराज़गियाँ चल रही हैं मौलाना फजल रहमान के अपने इत्तेहाद के साथ। नवाज शरीफ साहब ने यह तय किया कि सऊदी अरब से दुबई आ रहे हैं, दुबई आएंगे और फिर मौलाना साहब से मुलाकात करेंगे। उन्हें पैगाम भिजवा दिया गया है दुबई जाने का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। क्या यकीन दहानियाँ हुई, मुलाकात में क्या बातें हुई होंगी, इस पर भी बात करते हैं। यकीन दहानियों के तनाजुर में मौलाना फजल रहमान साहब अपने जो सियासी मकासद हैं उसको किस हद तक हासिल करना चाहते हैं, चूँकि उन्हें अपने हल्के में जाना है, इलेक्शन लड़ना है, और जाहिर है अपनी जमात के ही प्लेटफॉर्म से ये इलेक्शन लड़ा जाना है। इलेक्शन रिफॉर्म्स की भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि दो जगह पर इस वक्त निगरान सेटअप मौजूद है, और वो लंबा निगरान सेटअप है। इलेक्शन नहीं हो रहे वहाँ पर, और असेंबलियों ने चार्ज नहीं संभाला, तो निगरान सेटअप मौजूद है। अगर मरकज़ में भी निगरान सेटअप आता है तो क्या PDM या फिर जो सियासी हल्के हैं वो इस बात से डरे हुए हैं कहीं ये सेटअप भी लंबा ना हो जाए। इलेक्शन कमीशन कवानीन इसके हवाले से क्या कहते हैं। फिर फवाद चौधरी साहब और बानी PTI जो हैं उनको दोबारा से बुला लिया गया तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में। एक तरफ ममनुआ फंडिंग केस, एक तरफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। तो कुल मिलाकर PTI के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, और शायद नून लीग का मामला कुछ साफ दिखाई दे रहा है। मियाँ नवाज शरीफ तो ये भी कह रहे हैं कि मैं वापस आऊँगा और जेल जाने को भी तैयार हूँ। हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के मामला तो वो बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर जानते हैं। उसके साथ साथ मुशीर वज़ीर आला पंजाब भी हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, बहुत ज़्यादा मामला हैं जिस पर आपसे डिस्कशन करनी है, सियासी भी हैं और कुछ इलेक्शन कमीशन से भी जुड़े हैं। ये बताएं सर, मियाँ नवाज शरीफ कैसे देख रहे हैं? काफ़ी सारे बयानात उनके हक में आ गए, और अब तो जो साबिका पार्टी जो हुकूमत में थी उसके अपने लोग जो उनके खिलाफ बड़ी बड़ी तकारीर करते थे वो भी अब उनके हक में बयानात देना शुरू हो गए, शहजाद अकबर हो या फिर हामिद खान हो। वो जो उनकी अपनी सोच है उस पर हम बात इसलिए नहीं करना चाहते कि वो हमारे दायरे कार में नहीं आता। लेकिन जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, तो ये तो जो PDM जो बनी थी, ये तो सिर्फ एक हुकूमत की 12 अगस्त तक जब गवर्नमेंट बन रही है इनकी, 12 अगस्त को सभी तहरीर हो जाएगी। इसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो ये तो तमाम इलेक्शन अपनी पार्टी के आप अपने चैनल पे इंतखाब लड़ेंगे। तब ये तमाम तो शराजा वो बिखर चुका है। अब अपने इंडिविजुअल इंफरादी तौर पे इंतखाबात में हिस्सा लेना है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं नहीं चाहते, ये उनकी अपनी प्रेरोगेटिव। तो 3-4 साल से हम सुन रहे हैं, आ रहे हैं, और अब तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है, और अपनी गवर्नमेंट जो है उनका शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, तमाम रास्ते भी खुल चुके हैं, और नैब के कवानीन में तरामीम के बाद उनको सहूलतें भी मिल चुकी हैं। तो अब इन हालात में अगर वापस नहीं आते तो ये वो तो नवाज शरीफ साहब की अपनी सौदेदी मामलात हैं। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर सकते हैं, बड़े एतमाद के साथ कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रिटर्निंग ऑफिसरों की तकर्रुर हो चुका है, तकरीबन 750 रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिसमें कि 580 सूबाई असम्बली के और 266 कौमी असम्बली के हैं। और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। इलेक्शन स्टाफ जो है वो 11-12 लाख में है, वो भी तमाम उसकी भी लिस्टें बन चुकी हैं। तीसरी बात यह है कि इलेक्टोरल रोल जो है वो उसको अपडेशन जो है वो भी 31 जुलाई तक मुकम्मल हो जाएगा, और 13 जुलाई तक जो है वैसे भी आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं। और तमाम सियासी पार्टियों से सिंबल लेने के लिए डेट 19 जुलाई है, वही भी मुकम्मल, वो भी तकरीबन तकरीबन सब पार्टियों ने अप्लाई कर दिया है। तो ये सारे मामला तो इलेक्शन कमीशन के अंदरूनी तौर पर तैयार है। हमें ये देखिए, एक सबसे बड़ा अहम मसला जो है जिसके ऊपर भी जो मुख्तलिफ राय है, इलेक्शन कमीशन की अपनी सोच है,
वो है ये डिजिटल मर्दमशुमारी। जी। अब डिजिटल मर्दमशुमारी जो है ये बहुत बड़ा इशू है, और अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने आपका स्टेटस ब्यूरो जो है उन्होंने अभी उसका फाइनल रिजल्ट, हतमी रिजल्ट का नोटिफिकेशन नहीं किया है। ठीक हो यहाँ गया। अच्छा, हुकूमत की कोताही है। कवर दिलशाद हुकूमत की साहब, ये सबसे जो बड़ी कोताही डिजिटल है कि जब इलेक्शन मर्दमशुमारी। कमीशन तकरीबन 6 महीने से कह रहा है कि जनाब इस पर आप इमीडिएटली जो है नोटिफिकेशन करें ताकि हम हल्का बंदियां कर सकें, तो हम्म। अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो अंदरूनी तौर पर जो हमें मालूम हुआ है वो ये कह रहे हैं कि अगर ये इन्होंने नोटिफिकेशन ना किया तो हम पुरानी हल्का बंदियों पर जो 5 जुलाई 2022 को हमें नोटिफिकेशन किया था हल्का बंदी, उस पर हम इंतखाबात करवा देंगे। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और 12 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी और 60 दिन में इंतखाबात करवाना आईनी जरूरत है। कवर करेंगे दिलशाद साहब, आपने मर्दमशुमारी का जिक्र किया अभी, और डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत फिर हल्का बंदियां होनी है। अगर ये सब कुछ डिले हो जाता है, आगे चल के मैं ज़रा इलेक्शन रिफॉर्म्स पर भी थोड़ी सी आपसे बात करूंगा, लेकिन ये अगर डिले हो जाता है सारा कुछ, तो हल्का बंदियां, फिर इसका मतलब यही हुआ कि वही पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन होगा। हमें गवर्नमेंट की ज़ाहिर है कि मैं सूबाई गवर्नमेंट की जो है निगरान हुकूमत का मैं हिस्सा हूँ, मेरे पास वजारत कानून भी है, पार्लियामानी अफेयर्स भी है। लेकिन मैं इस वजारत से अपने हट के जो अपनी राय देना चाहता हूँ वो ये है कि जी अभी इन्होंने कहा है सरदार अयाज सादिक की सरबराही में एक इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बनी है, वो बड़ी अहम तरामीम है उसमें से होनी है। और वो अहम तरमीम ये है कि जिसके मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद वफाकी पार्लिमानी गवर्नमेंट को बाकायदा एक रेफरल भिजवाया था जिसमें उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात में चंद जो है तरमीम करने की तजवीज पेश की थी। ठीक। तो हमसे बड़ी हैरानगी हो गई है कि वो 4 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पार्लिमानी मिनिस्टर को भिजवाया था, 4 महीने पहले। अब जब इस असेंबली की रिजॉल्व होने में चंद हफ्ते रह गए हैं तो अब वो ये कह रहे हैं कि हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे। अब ये इंतखाबी इस्लाहात का अगर बिल तो पास हो जाएगा, ज़ाहिर सिंपल मेजॉरिटी में होता है ये, अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर सबसे बड़ी अहम बात ये होगी कि सदर मुमलकत की मर्जी है, अगर वो शाकी हैं कि उस पर मुतनाज़ा कोई ऐसी बिल है जिसकी प्रेसिडेंट साहब एग्री नहीं होते और वो उसको वापस भेज देते हैं कौमी असम्बली में दोबारा, उस वक्त असम्बली का वक्त पूरा हो जाएगा और असम्बली तहरीर हो जाएगी खुद ब खुद 12 अगस्त को, किसी एडवाइस की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब ये एडवाइस तो एक रस्मी तौर पर एडवाइस तो जाएगी, लेकिन एडवाइस ना भी जाए तो 12 अगस्त को ऑटोमेटिक असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। तो फिर अच्छा, कौन सी कमर इंतखाबी दिलशाद साहब, इस्लाहात जो करनी चाहिए? इंतखाबी इस्लाहात का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई अगर दो तीन उसके कोई बड़े पॉइंट्स हमें बता पाए, इंतखाबी इस्लाहात के लिए क्या क्या सजेस्ट किया जा रहा है? हमें तो इंतखाबी इस्लाहात का बिल जो है वो मंजर आम पे नहीं आया है। कौन सी तजावीज हैं जिसका कोई इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं, अभी तो उसका हमें मालूम नहीं हो सकता। दूसरा, सबसे बड़ी बात ये कि बताना चाहिए था अय्याज सादिक साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी, यहाँ हमने तरमीम करनी है, कानून साजी करनी है। कानून साजी कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी के तहत हो सकती है। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला जिस पर आप बार बार हमारे दोस्तों पर निगाह नहीं गई है वो है आपका डिजिटल मर्दमशुमारी। अब डिजिटल मर्दमशुमारी में होता है अगर इलेक्शन के अगर ये अपना नोटिफिकेशन कर देते हैं तो फिर वो आर्टिकल 51 के तहत उसमें लिखा होता है कि जो जो लास्ट जो हुई है मर्दमशुमारी की लास्ट फाइनल, उसकी बुनियाद पर आपको हल्का बंदी करवानी पड़ेगी। तो आप अगर ये अभी इसी 23 जुलाई को भी नोटिफिकेशन कर देते हैं मर्दमशुमारी के हवाले से तो फिर इलेक्शन कमीशन को कम अज कम 3 से 4 महीने जरूरत पेश आएगी। तो फिर मुमकिन है कि फरवरी के पहले हफ्ते तक इलेक्शन मौखर हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर हवाले सिर्फ से हम डिजिटल मर्दमशुमारी को ही बुनियाद देखें तो हल्का बंदियां और इन चीज़ों में दोबारा से इलेक्शन को डिले होगा, जबकि दूसरी तरफ आपके मुताबिक भी, और हमने कुछ खुद भी देखा मैंने, तो इंतखाबी तैयारियां पूरी हैं इलेक्शन कमीशन की, लेकिन अगर ये डिले होता है तो फरवरी तक जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या ये डिले टैक्टिक्स किसी काम आएंगी? क्योंकि डिले टैक्टिक्स तो किसी काम नहीं आएंगी, निगरान सेटअप को तो बैठना पड़ेगा थोड़ा लंबा। हाँ, इसमें दुरुस्त फरमाया आपने। उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी अगर आपका ये प्रोग्राम देख रहा हो या सुन रहा हो तो उनको भी चाहिए, और मैं भी कल परसों चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के नोटिस में बात लाऊंगा
कि जनाब चूंकि डिजिटल मरदमशुमारी का अभी नोटिफिकेशन ही हो रहा, तो आप एक प्रेस रिलीज के जरिए हुकूमत को तंबी कर दें, सरदनश कर दें कि जनाब अगर ये 30 जुलाई तक ना आ सका तो फिर हम अपना इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देंगे, तो फिर हम मरदमशुमारी के हवाले से नहीं बल्कि हम पुरानी मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात करवा देंगे। तो थोड़ा सरदनश कर दें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से, ताकि अभी तक जो है आपने गवर्नमेंट पाकिस्तान अभी तक ये तो कानूनी तौर पर मुश्तरका मफादात कौंसिल के हवाले से ये 31 दिसंबर 2022 को ये डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन लाजमी था, लेकिन नहीं हुआ। ये एक बड़ी अहम बात है। और अभी तक मार्च भी गुजर गया, फिर इलेक्शन कमीशन ने मुझे याद है कि मई तक तो उन्होंने 4-5 खत लिखे थे वज़ीर आज़म को और एहसन इकबाल साहब को भी कि जनाब ये जो है आप इसको 31 मार्च तक कर लें। फिर इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि चले जी हमें आप 30 अप्रैल दे दें, तो 30 अप्रैल भी दे दें, फिर कहा 30 मई दे दें, 30 मई भी दे दें, 30 जून भी दे दें। अब ये 30 जुलाई आ रही है, तो ये अगर मरदमशुमारी में रिकॉर्ड पैदा हुई, इसकी जिम्मेदारी जो है ये हुकूमत पर आयद होगी कि हुकूमत ने जो है वो डिजिटल मरदमशुमारी का क्यों नहीं अभी तक नोटिफिकेशन किया। बिल्कुल ठीक हो गया। टेक्निकल बात, लेकिन एक और बड़ी बात है जहां मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं, अगर डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो भी जाता है, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, हो भी जाता है, तो हमारे जो कराची की बादशाही जमातें हैं सिंध की खास तौर पर, वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उन्होंने मरदमशुमारी को तस्लीम नहीं करना। जब वो तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन में पाकिस्तान पुरानी हल्काबंदी पे इंतखाबात। सर हमने ये देखा, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, मैं वापस आता हूँ। इससे पहले भी हमने देखा मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात, हल्काबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात, ख़ास तौर पे कराची के हवाले से MQM के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और दीगर जमातों के भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये तहफ़्फ़ुज़ात दोबारा सर उठाएंगे, फिर इलेक्शन मुतनाज़ होगा, इस पर भी बात करते हैं। वापस आते हैं, ज़रा ममनुआ फंडिंग केस वाले पर भी बात कर लेते हैं और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस किस हद तक और मज़ीद डैमेज पहुँचेगा। फवाद चौधरी साहब भी उसमें नॉमिनेटेड हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। कंवर दिलशाद साहब, मुशीर वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर शाह साहब सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। साथ ही साथ इलेक्शन इस्लाहात पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कंवर दिलशाद साहब ने कि डिजिटल मरदमशुमारी आगे जाके डेंट डालेगी। इलेक्शन डेट जो है वो आगे भी हो सकती है, यानी इलेक्शन की तारीख जिस पर सारी सियासी जमातों को अपने अपने लिहाज से कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब तो जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट में PDM है वो भी ये कह रही है कि 11-12 अगस्त है जी, इसके बाद असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर इलेक्शन अपने टाइम पर होगा। नहीं होगा तो फिर कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि जो सिटिंग सेटअप है दो सूबों में, जो निगरान सेटअप है उस पर अभी तक इलेक्शन नहीं हो पाया। उसकी बहुत ज़्यादा सियासी वजूहत है, लेकिन ये एक टेक्निकल रीज़न हो जाएगी डिजिटल मरदमशुमारी वाली। इस पर भी बात करते हैं, मौलाना फजल रहमान वाले मामले पर भी बात करके देखते हैं। पहले सर ज़रा साबिर शाह साहब, काफ़ी डिटेल कंवर दिलशाद साहब ने हमें बताया, और डिजिटल मरदमशुमारी वाले मामले पर तो वाकई में एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर नहीं होता तो फिर आप समझेंगे इलेक्शन डिले होने की बड़ी वजह तो एक टेक्निकल रीज़न हो जाएगी। जी, मैं बदकिस्मती से कंवर दिलशाद साहब को सुन नहीं सका। उनकी जो एक्सपर्ट राय है, ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा मोतबर राय है, वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। लेकिन जितनी बात आपने की वो ठीक कह रहे हैं, इससे इलेक्शन डिले हो सकता है। दूसरी बात यह है कि तैयारी नज़र भी नहीं आ रही, नीयतों में भी फतूर है। और दो सूबों में जैसे आपने कहा इलेक्शन नहीं हुए PTI की जो पॉपुलैरिटी है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, और फौज के साथ इसकी चपकलश एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम इनका जिक्र नहीं करेंगे तो बहुत बददियानती होगी, मैं समझता हूँ। सर मामला ये है कि हम जिन इस्लाहात का जिक्र करें ना, अगर मसला ये है, हम अगर डिजिटल मरदमशुमारी की हद तक देखें, मैं एक सवाल ज़रा करता हूँ कंवर दिलशाद साहब से, फिर आपके पास आता हूँ। कंवर साहब, डिजिटल मरदमशुमारी नहीं होती, इलेक्शन डिले होता है, आपने थोड़ी देर पहले ऑफ एयर भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, मैं चाहूँगा ज़रा वो भी बता दें कि फिर वो बलूचिस्तान की आबादी बढ़ती है और वहाँ से सीट्स होती हैं, फिर पंजाब की सीट्स कम होती हैं जैसे 2017 में हुआ। कैसे होगा ये सेटअप ज़रा? नहीं, वो तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन में पाकिस्तान के पास बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बड़े-बड़े माहिरीन बैठे हुए हैं, वो डिलिमिटेशन भी कर देंगे। अगर ये इमीडिएटली मरदमशुमारी के हवाले से जो उसका हातमी रिजल्ट आने के बाद महसूस किया जाएगा, अगर बलूचिस्तान की आबादी जैसे हमें खबरें मिल रही है कि आबादी बढ़ गई है उनकी, तो उनको 4 सीटें देनी पड़ेगी।
और वो 4 सीटें तो देनी पड़ेगी। इसमें पंजाब की जो हमारी कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उसमें कम किया जाएगा हमारी इतला के मुताबिक। लेकिन बहरहाल ये तो इलेक्शन कमीशन ने देखना है कि कितनी आबादी बढ़ गई, क्या इशू है। अगर वो महसूस करें कि नहीं आबादी तो बढ़ गई है लेकिन हमें कौमी असम्बली की नशिस्तों में रद्द-बदल नहीं करना, तो ये भी इलेक्शन में पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। वो नहीं ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंतखाबात पुरानी हल्का बंदी में भी हो जाएगा, नई हल्का बंदी भी करवाएंगे तो इसमें कौमी असम्बली की नशिस्तों में रद्द-बदल वो नहीं करेंगे। ये तो इलेक्शन कमीशन के अपने स्वाबदीदी इख्तियारात हैं। लेकिन अब बहरहाल अगर हालात को मुताबिक देखते हुए अगर 4 सीटें या 5 सीटें बलूचिस्तान को नहीं जाती तो कोई इसका इलेक्शन में पाकिस्तान की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा, वो इंतखाबात के बाद। लेकिन एक बड़ी अहम बात बताऊं जो हमें खबरें मिल रही हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदरूनी हलकों से, तो वो ये कह रहे हैं कि ना हमने तो जब देखे कि मरदमशुमारी नहीं हो रही है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, तो हम पुरानी हल्का बंदियों में जो हमने 5 अगस्त बार बार जोर दे रहे हैं 5 अगस्त 2022 को जो हमने हल्का बंदी की थी उस पर हम इंतखाबात करवा देंगे। लें तो जी। ये एक बड़ी अहम बात ये बड़ी अहम बात है। ये हमारे सियासी रहनुमा भी कह रहे हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, इवन हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, वजीर दिफा ने भी कहा है कि जी इलेक्शन टाइम पे होंगे। इसका मतलब ये है कि पुरानी हल्का बंदी को इंतखाबात हो जाएंगे। साबिर साहब, पुरानी हल्का बंदियाँ 5 अगस्त 2022 वाली हल्का बंदियाँ, फिर वही बात के एमकेएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले तो मरदमशुमारी पर थे, फिर हल्का बंदियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर ये दोबारा सर उठाएगा, फिर मुतनाज़ होगा इलेक्शन। देखिए, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के जहाँ तक तहफ़्फ़ुज़ात है वो पुराने हैं, एड्रेस भी नहीं हुए और काफ़ी हद तक ठीक हैं। जो आबादी है कराची की बताते हैं, मेरे नज़दीक वो लाहौर की आबादी होगी इस वक्त, क्योंकि आप सिर्फ सिटी के जो आउटस्कर्ट्स हैं उन्हें नहीं ना गिन रहे आप। तो शहर तो बहुत ज़्यादा फैल गए हैं और जिस तरह का हमारा मुल्क है, यहाँ पे जिस तरह की हमारी वर्क फोर्स है जो कैलकुलेशन करती है, मैं समझता हूँ कि पॉपुलेशन की कैलकुलेशन ठीक हुई नहीं होगी। इन्हें कोई ना कोई नया मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर कुछ ना हुआ, अभी 4 महीने बाकी है। देखिए, 11-12 नवंबर तक इलेक्शन हो सकते हैं, अभी तो महीना पड़ा है असेंबलीज के डिसॉल्व होने में। तो अगर नियत हो तो आप पुरानी हल्का बंदियों पर भी करवा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि सर करवा तो सकते हैं, लेकिन सियासी जमातों को तो मुश्किलात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं पहले से हैं। फिर वो वही कह रहा हूँ, फिर मुतनाज़ होगा, फिर उस पर बहस निकलेगी और फिर हम देखते हैं पहले कभी आरटीएस और कभी कुछ और कभी कुछ, तो कभी धुंध। तो पहले ये मामलात बहुत हैं पाकिस्तान में। तो जी जी, ये आरटीएस और धुंध इस तरह के फिर मामला हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। 1970 के बाद यहाँ कोई भी इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। आई मीन वी शुड कॉल दिस स्पेड अ स्पेड। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर 70% भी इलेक्शन फेयर करवा दिए जाएं तो इस मुल्क के कुछ मसाइल का हल निकल आएगा। अगरचे बहुत सारे चेहरे वही होंगे, दिल और दिमाग वही होंगे, हरकत और करतूतें वही होंगी, अकाउंटेबिलिटी सर्कस उसी तरह जारी रहेगा, अदालतें इस तरह ही मसले से काम लेंगी, एस्टेब्लिशमेंट इसी तरह सियासी मामलों में दखल देती रहेगी, सियासतदान इसी तरह करप्शन करते रहेंगे और महंगे वकील करके बचते रहेंगे। ये मसाइल तो हैं, अवाम तक कुछ नहीं पहुंचेगा, अवाम तहजीब और तमीर की तरफ नहीं जाएगी। ये सारे मसाइल अपनी जगह है। लिटरेसी और हेल्थ को कुछ नहीं मिलेगा, एजुकेशन को कोई फंड नहीं मिलेंगे, डेट सर्विसिंग बढ़ती जाएगी, इकोनॉमी जो है वो अचानक तेल नहीं निकल आएगा कहीं से जिस तरह सर सऊदी इकोनॉमी अरब में में तो कुछ निकला। अच्छी खबरें आ रही हैं। $2 अरब तो सऊदी अरब से आ गए, $3.5 अरब की बातचीत चल रही है, फिर चाइना हो गया, दीगर ममालिक हो गए, उनसे चल रही है। इकोनॉमी के लिए तो बेहतर खबरें आ रही हैं। आज तो शहबाज शरीफ साहब ने भी पेशावर में तकरीब में कह दिया कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, बड़ा मुश्किल था IMF के पास जाना और इससे हमें बाहर आना होगा। यानी मुसलसल वो ये कह रहे हैं कि IMF के मुआहदों से बाहर आना होगा। जी हाँ, उन्होंने जहन बना दिया सब ने मिलकर हमारा। और बदकिस्मती की इंतहा देखें कि कहीं से कर्जा आ रहा हो तो हम खुशियां मना रहे हो, हालांकि वो कर्जा वापस भी करना होता है। हमें सबसर्वियंट रहना पड़ता है। IMF हमारे सियासी मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया उसने। दूसरी ताकतें जो हैं वो अपनी आंखें दिखाती हैं हमें। तो अब अगर इकोनॉमी का इसी को इकोनॉमी कहते हैं कि कहीं से कर्जा आएगा, ब्रीदर मिलेगा, सांस मिलेगा, वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन मास्क थोड़ी देर के लिए हटाया जाएगा, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो दलदल में धंसते जा रहे हैं और इसी को अच्छी खबर समझ रहे हैं कि कहीं से भीख आ जाए, कर्जा आ जाए, चलिए तनख्वाहें दे दें, चलिए अपनी अय्याशियों के लिए खर्चा कर लें, करप्शन के लिए थोड़ा माल बच जाएगा
तो अगर इसी को इकोनॉमी के इम्प्रूवमेंट कहते हैं तो आई हैव नॉट रेड इकोनॉमिक्स एट ऑल। ठीक हो गया, चले ये तो साबिर साहब इस पे तो बात इकोनॉमी इसके मामला पे तो हम करते ही रहते हैं। थोड़ी सी बात ज़रा मौलाना साहब पर भी करके देख लेते हैं। कंवर साहब, इस पर थोड़ा सा कमेंट अगर आप चाहें तो करें। मौलाना साहब की नाराज़गी, कुछ मामलात समझ आ रहे हैं कि पीडीएम के एक प्लेटफॉर्म बड़ा मजबूत है, इलेक्शन करीब है, नाराज़गी थोड़ी सी ज़रूरी भी है, अपने हल्के में जाना है और फिर वोट भी लेने हैं, तो नवाज शरीफ साहब भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे। देखिए जी, मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान के बड़े सीजन्ड सियासतदान हैं और वो बात करते हैं मंतक की। तो मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान के पहले सियासतदान हैं जो मंतक को समझते हैं और इस मंतक को बाकी सियासतदान नहीं समझते। बहुत सियासतदान हैं, बड़े ज़हीन सियासतदान हैं। तो वो अब इनको चाहिए था, अगर उन्होंने दुबई में अगर कोई कॉन्फ्रेंस की थी और प्ले ग्राउंड कोई उन्होंने कोई म्यूजिक का खेल खेला था, तो फिर उनको भी बुला लेते उस म्यूजिक के प्रोग्राम में, मौलाना फजल रहमान साहब को भी। वो बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने बड़ी जंग लड़ी है इमरान खान के खिलाफ। तो वो सारे मामलात लेकर जब ये सियासतदान ऐसे होते हैं, जब आपस में जब वफादार टकरा जाते हैं, तो फिर ये अपनी नजरें फेर के एक दूसरे को पछाड़ने से भी इनकार कर देते हैं। अब ये जो इंतखाबात का तिबल बजेगा, जंग छिड़ेगी, इंतखाबी जंग शुरू हो जाएगी, ये आम लफ्ज है टर्मिनोलॉजी, वो जंग नहीं जो अपने इंडिया पाकिस्तान जंग लड़ रही है, ये तो ये आम लफ्ज है। जंग लड़ी जाती है, तकरीबन 15 लाख का स्टाफ है, पूरी पोलिंग स्टाफ है, वो सारे मामला देखा जाते हैं। लेकिन उसमें ये होता है कि फिर सब अलग अलग हो जाएंगे। फिर आप ये देखना कि आप नवाज शरीफ साहब जो वो कैसे कैसे शदीद रकीक हमले करेंगे पाकिस्तान पीपल पार्टी की या पार्लियामेंटरी जो भी जमात लड़ेगी इलेक्शन का, और दूसरा जो वो उन पर हमले करेंगे, तो ये तो बाकी पब्लिक को, वोटरों को खींचने के लिए रास्ते हमवार करने की कोशिश करेंगे। आपस में इत्तेहाद कोई नहीं होता इनका। ये सब जो भी चेंज हुई थी, गवर्नमेंट तब्दील हुई थी और ये बड़ा आईनी तब्दील हुई थी, इसमें बाकायदा आईनी तौर पर जो नवाज शरीफ को उठाया गया था वो तस्लीम नहीं किया, उनकी अपनी सियासत है, लेकिन था तो सारा आईनी सिस्टम के तहत आदम एतमाद की तहरीक आई थी। तो ये सारे मामला इकट्ठे हो जाएंगे, जंग लड़ेंगे हम अपनी, और फिर वोटर जो है इसमें बड़ा बादशाह हो चुका है। तो मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे नजर आ रहा है कि टर्न आउट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, टर्नआउट बढ़ेगा, क्रॉस कर जाएगा। तो बैलेट बॉक्स ज्यादा रखे, ज्यादा बैलेट बॉक्स रखे, पुरानी इंतखाबी फरिश्त पर ना जाए, आप बैलेट बॉक्स को ज्यादा रखें। ऐसा ना हो कि आपके बैलेट बॉक्स ही खाली हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं नजर, बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर शोर पैदा हो चुका है। पोलिंग स्टेशन पर बहुत बड़े लोग आएंगे। चलें साबिर साहब, इस पर थोड़ा सा कमेंट आपका भी, मौलाना साहब वाले मामला पे क्या इस वक्त इलेक्शन के हवाले से ही मामला चल रहा है या फिर कोई सीरियस बात भी है इसमें? देखिए, कंवर दिलशाद साहब ने जो बात कही है, मामला ऐसे ही है। वो अपने तजुर्बे से भी बात कर रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज से भी बात कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज से भी बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल नॉलेज से भी बात कर रहे हैं। मेरे पास कहने के लिए सिर्फ यही है कि जहां 2-3 प्रेशर ग्रुप हो, 2 कम से कम किंग्स पार्टीज हो, तो इलेक्टेबल के जीतने का बहुत चांस हो 20 से 25, वहां मुझे लगता है कि अगर कुछ नहीं मिलेगा तो नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना साहब, ये भी बहुत ज्यादा मुश्किलात में आएंगे, क्योंकि सबकी नजरें टॉप सीट्स पर हैं। अगर मौलाना कहें कि मुझे प्रेसिडेंट बना दें तो फिर बहुत ही फंसे हुए होंगे जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के इनको प्रेसिडेंट बना दें। तो सिचुएशन जो है किसी के हक में नहीं है, मैं आपको बताऊं इस पर। ओके, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। साबिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, कंवर दिलशाद साहब मुशीर वजीर आला पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा सैलाबी सूरत हाल, बारिश की सूरत हाल पर बात करेंगे। बार बार हम इस सिचुएशन को फेस करते हैं, लेकिन क्या सिचुएशन को बदलती है, कुछ उससे सीखते हैं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि मैंने बताया था कि ज़रा मौसमियाती तब्दीलियों पर, बारिशों पर, सैलाब और उसके ख़तरात पर थोड़ी सी बात करेंगे। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियाँ अपने असरात दिखा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान इससे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। ज़रा अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे WMO की बात कर लेते हैं, जिसने इंकशाफ किया है कि जुलाई 2023 का पहला हफ्ता इंसानी तारीख के गर्म तरीन 7 दिन थे। ऐसा मौसमियाती तब्दीलियों के रुझान के आगाज़ की वजह से हुआ। मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 8वां नंबर है। यही वजह है कि शदीद बारिशों और सैलाब वक्तन फ़वक्तन मुल्क के तूलो अर्ज़ में बड़े पैमाने पर तबाही फैला रहे हैं। हमारे लिए ज़रा मुश्किल ये हो जाती है
कि जब बारिशें या सैलाबी सूरत हाल हो, उसकी तबाहकारियों के जो असरात होते हैं वो बहुत दूररस होते हैं। जो लोग बेचारे अपने घरों से महरूम होते हैं, माल मवेशियों से महरूम होते हैं, अपने प्यारों की कीमती जानों से महरूम होते हैं, उसका मदावा यहाँ पर चेक्स की सूरत में ही होता है। और वो चेक्स भी अक्सर बाउंस हो जाते हैं। किसी को घर बनाने का कहा जाए तो घर नहीं बनते। हमने ये सारा कुछ यहीं पर होते हुए देखा है। दुनिया के कई ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से कुदरती आफताब जैसे शदीद बारिशें, सैलाब, जलजले, सुनामी, ऐसे खतरात का सामना है और ये इंटरनेशनली अब हो रहा है, जिसका जिक्र मैं शुरू में भी कर चुका हूँ। लेकिन ममालिक जिनमें आफात के नुकसानात को कम करने के लिए ठोस और संजीदा इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को कमोबेश हर साल ही मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद बारिशों, सैलाब और ऐसे ही खतरात का सामना रहता ही है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 25 जून से अब तक होने वाली बारिशों के दौरान पेश आने वाले हादसात में 86 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बारिशों के दौरान सबसे ज़्यादा हलाकतें पंजाब में हुई हैं, जिसकी तादाद 52 है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 20, बलूचिस्तान में 6, सिंध में 5 और आज़ाद कश्मीर में 3 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। अगर दूसरी जानिब देखें तो भारत ने रावी के बाद दरियाए सतलुज में भी पानी छोड़ दिया है, जिसकी हालिया सूरत हाल आप मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पर या सोशल मीडिया के ज़रिए आप देख भी रहे हैं। और वो एक सैलाबी रेला है जो शकरगढ़ से होता हुआ दीगर दरियाओं की सूरत में दीगर पुलों को तोड़ता हुआ निकल रहा है। PDMA जो कि NDMA का ज़ेली इदारा है, प्रोवेंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहलाता है, उसके मुताबिक भारत ने हर यके बाद दीगरे मकाम से 95,000 क्यूसिक पानी दरियाए सतलुज में छोड़ा है और दरियाए रावी और सतलुज में पानी का बहाव बढ़ने लगा है। दरियाए रावी में जेस्टर के मकाम पर पानी के बहाव में तेज़ी आई। सैलाब के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला में रिलीफ कैंप तो कायम कर दिए गए हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 2 रोज़ कबल भारत ने दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसिक का रेला छोड़ा था, जिसके बाद भारत से आने वाला 70,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला, जिसका जिक्र अभी मैंने किया कि शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल हुआ था। भारत की जानिब से भी ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में कुदरती आफात के साए बढ़ने लगते हैं तो सैलाबी रेलों की सूरत भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से बढ़ती है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत को ही एक नई जंग तस्लीम किया रखा है और भारत बड़ी ही ढिठाई के साथ आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, उनकी धज्जियाँ उड़ा रहा है, पाकिस्तानी दरियाओं में इजाफी पानी छोड़ देता है। और ये मैं जैसा बता रहा हूँ, आप सारे हजरात जो मुख्तलिफ इलाकों में या दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या बंद या पुलों के करीब रहते हैं जहाँ पर दरियाई पानी या सैलाबी पानी का ख़तरा होता है, तो इस तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं। ज़रूरत इस समर की है अब कि पाकिस्तान भारत को लगाम देने के लिए आलमी सतह पर ठोस इकदाम करे। आपको अपनी सिफारतकारी के ज़रिए, डिप्लोमेसी के ज़रिए ये काम कब तक चलता रहेगा? 70-75 सालों में ये काम नहीं रुका। इसी तरह बारिशों और दरियाओं में इजाफी पानी को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में इजाफा करना होगा। खुश्क साली से जो बचने के लिए बेशुमार फ़वायद उठाए जाते हैं, वो हमारे यहाँ उठाए नहीं जाते। इसी तरह अगर गुज़िश्ता माह 26 जून की बात करूँ तो लाहौर में होने वाली बारिश में देखा गया कि कलमा चौक, अंडरपास समेत मुतादिद इलाकों में पानी भर गया। 200 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं। हमारी बिजली का निज़ाम लेस्को के फीडर स्ट्रिप कर गए, कोई पूछने वाला नहीं होता, फ़ोन वहाँ पर उठाते नहीं हैं, लोगों को बताया नहीं जाता कि कब बिजली आएगी, कब उसकी मेंटेनेंस होगी। 5 जुलाई की अगर मैं बात करूँ बारिश की, तो उसी तरह के मसाइल पैदा हुए। 30 साल में जो होने वाली बारिशें हैं उसका रिकॉर्ड टूटा था लाहौर में, लेकिन जूं किसी के कान पे नहीं रेंगती। वही बात कि अगली बार इसकी बेहतरी कर ली जाएगी, इकदाम उठाए जा रहे हैं। अब तो हमारे पास NDMA, PDMA और दीगर इदारे हैं, कई बार इसकी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है और हम उस प्रैक्टिस पर तो कभी पूरा नहीं उतरे कि उसका कोई प्रैक्टिकल कर लें। ये बारिशों की सूरत हाल जो आप तक पहुंचाई है, ये कोई नई नहीं है। आपको सुनकर हमेशा यही लगता होगा कि पिछली बार भी ऐसा हुआ। अच्छा, ये जो कुछ आप देखते हैं पिछले जितने सालों से कुछ हो रहा है, इस बार थोड़ी सी तब्दीली के साथ ये काम ज़रूर हुआ है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसने मौसमियाती तब्दीलियों के इन असरात से बचने के लिए कुछ संजीदा कदम भी उठाए हैं। और वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात सेनेटर जज शेरी रहमान हैं, उन्होंने रीचार्ज पाकिस्तान मनसूबे के लिए 77.8 मिलियन अमरीकी डॉलर की फंडिंग की मंजूरी हासिल करने के हवाले से बड़े ब्रेक थ्रू का ऐलान किया। उन्होंने अपना ट्विटर पैगाम में भी ये बताया कि इन वसाइल और तकरीबन 11.8 मिलियन अमरीकी डॉलर की शरीक फाइनेंसिंग भी इन्हीं वसाइल में शामिल होगी। तो लगता यूँ है कि अब शायद हुकूमत इस पर बहुत संजीदा है और मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जा रही है। लेकिन
ज़रूरत ये है कि इक़दामात ऐसे कर लिए जाएं कि सुन के लगे कि हाँ, इस बार कीमती जानों को बचाया गया, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया, फिर होगी कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।